हम लोग आपने आमदार महेश चौधरी के बारे में बताया। अब मैं रईस शेख साहब के बारे में पूछूंगा खान फखर आलम साहब से कि रईस शेख की जीत जो सेकंड टर्म में हुई है, कहीं ना कहीं रईस शेख भी नर्वस थे कि इस बार पता नहीं क्या होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी ताकत का सामना वो कर रहे थे। आज उनकी जीत जो है मुहैया हो गई है, ऐलान हो चुकी है, कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो सुल्तान मैं मुबारकबाद देता हूँ तुम्हारे चैनल को कि तुमने हम लोगों को बुलाया। रही बात रईस शेख के जीतने की, तो भिवंडी के पहले आमदार भाऊ साहब धामनकर से लेकर अब तक, छोटी सी अगर बात करें क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो जितना काम रईस शेख ने किया है किसी ने भी नहीं किया है। भिवंडी पूर्व का जो इलाका है वो कामों के हिसाब से बहुत पिछड़ा हुआ था। हालांकि रुपेश मात्रे साहब भी थे 2 बार, मगर उन्होंने किस वजह से ध्यान नहीं दिया वो अलग बात है। रुपेश मात्रे साहब ने ये सोच, उन्होंने भी ये कहा है कि बात जीती थी, उन्होंने कहा कि मैंने काम किया है लेकिन मैंने शोबाजी कभी नहीं किया। रईस शेख साहब जब भी कोई भी काम करते थे तो वो अपने जो वीडियो थे वो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर डाल। रईस भाई कैसा है, मुंबई से आए ना जी, तो मुंबई में वो नगर सेवक थे, तो मुंबई में नगर सेवक को जितना फंड मिलता है करीब करीब उतना ही भिवंडी जैसे शहर में आमदार को फंड मिलता है। तो रईस भाई मुंबई से आए, हमसे ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मुंबई में मौजूद है और वो काम करके आए, तो उन्होंने बहुत कुछ देखा तो उनको समझ में आया, तो उन्होंने कैसा काम किया और उसको जनता के सामने भी लाकर दिखा दिया। और हर आदमी के पास आज मोबाइल मौजूद है, तो लोगों ने देखा कि हाँ ये काम रईस भाई, ये काम। हालांकि रईस भाई का जीतना इतना आसान भी नहीं था, ये सबको पता, दुनिया भर की अफवाहें थी। और रईस भाई को हराने के लिए उनके ही लोग जो समाजवादी का झंडा उठाकर घूम रहे हैं, आजमगढ़ लॉबी, आसिम भाई आजमगढ़ से हैं, तो उनकी जो लॉबी के लोग हैं, बहुत सारी नाराजगियां सबको पता है, वो लोग भी हराने के लिए लगे हुए थे। मगर रईस भाई का जो काम था, आम जनता ने उनको जो मतदान किया है, ये भारी जीत आम जनता की मेहनत है, ना कि ठेकेदारों की। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आज का इलेक्शन समाप्त हो गया, यानी आज रिजल्ट भी आ गए हैं और इस रिजल्ट के बाद जो है अब हमने 2 पत्रकारों को यहाँ पर जमा किया है कि इस पूरे रिजल्ट की जो रोशनी, इस पे रोशनी डालना था कि आखिरकार अब ये रिजल्ट, ये तो मामला तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब आने वाले दिनों में मामला कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन जीते हुए आमदारों की बात कर लेते हैं जो बड़े ही क्या कह सकते हैं कि बड़े ही वोटों से जीत कर आए हैं। खुशियां मनाई जा रही हैं पूरे भिवंडी शहर में। सबसे पहले हमारे सामने मौजूद है पंडित कुमार साहब, और दूसरे हमारे खान फखर आलम साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि जो ये समीकरण था पूरे इलेक्शन का वो कैसा रहा, क्या इन लोगों ने महसूस किया, क्योंकि ये बहुत पुराने पत्रकार हैं, ये बहुत मतलब इन्होंने कई ज्यादा इलेक्शन देख चुके हैं और तमाम इलेक्शन का इन्हें तजुर्बा भी है। तो आज उसी तजुर्बे को आज के दिन से जोड़ते हुए हम इनसे सवाल करेंगे कि पंडित साहब, सबसे पहले आपसे मैं सवाल करूंगा कि आप महेश चौधरी की जीत को आप किस नजरिए से देखते हैं? भिवंडी में पूर्व बोलो या पश्चिम बोलो, ये दोनों जगह पे वोटों ने एक सीख दिया हुआ है। एक भिवंडी वालों को एक नया सीख ऐसे दिया है कि तुम आपस में कितना भी झगड़ो, मगर हमें हिंदू उम्मीदवार भी चाहिए और मुस्लिम उम्मीदवार भी चाहिए। और वोट भी जो है दोनों धर्मियों ने डाला है। ये इस इलेक्शन के मेन जड़ है। एक्चुअली देखा जाए तो भिवंडी में कुछ लोग, कुछ लीडर ये धर्म में, दो धर्म में अलग कैसा हो या दोनों में लड़ाई कैसी हो ये देखते हैं। मगर वोटर ने, जो मतदार जो है, इन्होंने आज ये दिखा दिया कि हम अलग अलग नहीं है, हम एक ही है। और हमें जो नेतृत्व चाहिए, जो काम करने वाला आदमी चाहिए। जैसे कि आज मुझे सुल्तान कुरैशी इन्होंने प्रश्न पूछा कि महेश चौगुले के बारे में। महेश चौगुले का ये 3रा टर्म है, उन्होंने हैट्रिक की, उनके लिए हम पहले बधाई देते हैं। यह हैट्रिक क्यों हुई? तो उन्होंने काम किया है। उन्होंने न धर्म देखा, न समाज देखा, न जात देखी। जिसको जो जरूरत है उस जगह पे
दौड़ के जाना, उनके लिए काम करना, फंड देना और उनके उसी फंड से जो है लोगों के काम करना, ये उनका काम रहा। इसलिए ये महेश चौगुले जो है दोनों समाज में बहुत लोकप्रिय रहे और उनका एक जहां जहां पे काम किया उनके वोट तोड़ने के लिए भी लोग गए मगर वो टूटे नहीं। वहां पे जो है उन्होंने जो है ईमानदारी से, ये टाइम में वोटर्स ने भी ईमानदारी से वोट किया हुआ है। ये मैं एक अभ्यासपूर्ण बात बोल रहा हूं। इसका कारण ये है कि जो काम पश्चिम में हुआ है और पश्चिम में जो रिजल्ट मिला है उससे बहुत बड़ा सोचने लायक है। और जो लोग हारे हैं उसमें में ये हमारे रियाज भाई जो है, रियाज आजमी साहब, उन्होंने बहुत ही सिस्टम से काम किया। जैसे कि मुझे पुराने जो है हमारे कांग्रेस के लीडर सलाम आजमी का जो काम था, मैंने देखा हुआ है इलेक्शन कैसा खेला जाता है। वो सलाम आजमी ने जिस तरह से उन्होंने काम किया हुआ है आमदारकी में, खासदार के इलेक्शन में या लोकल इलेक्शन में, तो उनकी याद आई मेरे को कि वैसा उन्होंने जो है सिस्टम बनाया। और रियाज भाई ने, तो रियाज भाई को मैंने बोला भिवंडी में सिस्टम से काम करना जो है ना एक अलग जरूरी है। इसका कारण है कि भिवंडी में सुशिक्षित लोग बहुत कम है। सुशिक्षित कम होने के कारण उनकी सिस्टम आज फेल हो गई है। मेरे को दुख हुआ इस बारे में कि सिस्टम जो है ना भिवंडी में होना चाहिए, जैसे कि महेश चौगुले भी हो या रियाज भाई भी हो, तो सिस्टम जो है वो एक होना जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हारे हुए जो लोग हैं उम्मीदवार हैं उनकी। इस साइड में जो ये वेस्ट साइड में था उसमें काफी चर्चे में थे विलास पाटिल साहब के, वो तो विन ही लोग तो यही कह रहे थे कि वो विन हो जाएंगे, जीत जाएंगे, लेकिन जीतने के बजाय वो रियाज आजमी साहब से भी पिछाड़ी में रह गए। क्या वजह थी? इसका कारण यह है कि उनको जो है कांग्रेस ने टिकट नकारा। पहला कारण यह है, अगर उसको का टिकट मिल जाता तो अपने को जो है भाजपा का उम्मीदवार ताकत मिल जाती, भाजपा और उनका सामना बहुत तगड़ा होता। अच्छा, तगड़ा सामना होता और तगड़ा सामना भिवंडी वालों को जो है वो सोचने पर मजबूर करता कि एक महापौर व्यक्ति और एक आमदार व्यक्ति, इनकी कंपैरिजन करनी पड़ती। तो ये जो चीज यहाँ पे अपने को देखने को नहीं मिली, इसका कारण है कि कांग्रेस ने जो है दयानंद चोरगे को टिकट दिया। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस भिवंडी में कैसे काम कर रही है ये लोगों को भी मालूम है। कांग्रेस का नेतृत्व भिवंडी वाले लोग स्वीकारते हैं, मगर वहां पे जो है आज के डेट में जो पुरानी कांग्रेस थी उस तरह से यहाँ पे कांग्रेस नहीं है। उनकी जगह पे समाजवादी के पक्ष ने बहुत विश्वास पाया है। इसलिए जो है समाजवादी के उम्मीदवार आगे बढ़ते हैं। एक दूसरी बात जो है कि विलास पाटिल जो है उन्होंने जो है महापौर रहते हुए नगर पालिका का इलेक्शन बहुत मस्त और अच्छा अभ्यास है उनको। और आमदार ये अलग चीज होती है। नहीं, लेकिन ये है कि उन्होंने महापौर रहते हुए भी भिवंडी का डेवलपमेंट नहीं किया, ये भी एक चीज जो है वो पब्लिक तक पहुंची हुई थी। एक बात है डेवलपमेंट करना और विकास आराखड़ा के अनुसार डेवलपमेंट करना, ये डिफरेंट थिंग है। जो डेवलपमेंट फ्यूचर के लिए हो, विकास आराखड़ा डेवलपमेंट प्लान के अनुसार फ्यूचर के लिए हो, वो एक अलग चीज होती है। और एक चीज होती है कि एक हमने ये किया वो किया ना, डेवलपमेंट कहाँ नहीं हुआ है। मगर बात यह है कि जो सिस्टम से नहीं हुआ उसका भिवंडी के लोग जो भुगत रहे, उसमें ट्रैफिक है और सारे मसले जो नहीं, बहुत सारे मसले हैं। क्योंकि हमने जब अपने चैनल के माध्यम से यहाँ सर्वे किया था तो महाड़ा कॉलोनी के बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, वहाँ के गार्डन है, आरिफ गार्डन है, क्या बोलते धोबी तालाब स्टेडियम है,
यहाँ के लोग भी सवाल उठा रहे थे कि क्यों सिर्फ आर पाटिल स्टेडियम ही बनता है, क्यों ये अजय नगर में ही एक अच्छा गार्डन बनता है, हम लोगों के एरिया में मैदान में हमारे यहाँ पे गार्डन क्यों नहीं बनते। तो ये भी कहीं ना कहीं उनको हराने में नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, क्योंकि आरिफ गार्डन में मैं जा चुका हूँ, बहुत अच्छे लोग रहते हैं, उसके आजू बाजू में वीआईपी लोग बहुत अच्छे रहते हैं। गार्डन हो या हॉल हो या नगर पालिका का या ये लोगों के लिए जो बनाई गई सुविधा है, जैसे कि धोबी तालाब, ये अच्छा रखना और उसका नुकसान न होवे, ये पब्लिक का भी काम है। मेन मने आज जो है आजाद मैदान का जैसे गार्डन जो है वो भी उजाड़ गया है, लोगों ने ध्यान देना मांगता है कि ये हमारा गार्डन है, हमको रखना है। आरिफ गार्डन बहुत मस्त सजाया हुआ गार्डन, उसमें जो खेलने कूदने के लिए बच्चों के लिए सामान भी लाया, बाद में देखता हूँ तो टूट गया। तो ये बात अपन आगे म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में बोलेंगे, मगर ये डेवलपमेंट जो है ना, लोगों ने डेवलपमेंट को स्वीकारना भी चाहिए और बरकरार रखना भी चाहिए, ये मेरा कहना है। जी बिल्कुल, शुक्रिया। इन्होंने तो कहा है कि डेवलपमेंट होना भी चाहिए, बरकरार भी रखना चाहिए। अब आएंगे हम संतोष शेट्टी साहब के यहाँ के, यहाँ पर जो है महक चौगले साहब ने हिट ट्रिक की है जीतने की, और वहां पे संतोष शेट्टी साहब ने की हिट ट्रिक हारने की, क्या कहेंगे? देखिए संतोष शेट्टी की बात अगर करें तो पर्सनली बहुत ही बेहतर इंसान है, कोई शक नहीं, मगर ये जरूरी नहीं है कि राजनीति में नसीब हर बार अपना साथ दे। ये वही संतोष शेट्टी हैं जिनको गणपति का पहला अवार्ड अभी नहीं 36 सालों से इसी शहर में मिल रहा है, और गणपति के जो प्रोग्राम होते हैं बहुत सारे सामाजिक प्रोग्राम होते हैं, कोई शक नहीं, मगर अब राजनीति में उनका सिक्का है, मगर भिवंडी पूरब ऐसा लगता है कि वहां वो अपना सिक्का नहीं जमा पा रहे हैं, और तीसरी बार वो हार गए। इसमें एक दाव पेच था कि उन्होंने रुपेश मात्रे साहब को कहीं ना कहीं बैठा लिया। रुपेश मात्रे साहब के बाद जो मतदाता भिवंडी पूर्व के हैं, उसमें मुस्लिम समाज का एक बड़ा हिस्सा है। इनको अगर ऐसा लगा होगा कि रुपेश मात्रे साहब आ जाएंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही लगा था कि रुपेश मात्रे साहब के जो वोट है और इनके वोट है पिछली बार के, वो दोनों मिलाकर अगर ये ऐसा नहीं हुआ, कहाँ चुकी हुई हो, तो रुपेश मात्रे साहब के जो मुस्लिम मतदाता थे वो घूमकर रईस शेख की तरफ चले गए कि इन्होंने यानी रुपेश मात्रे साहब को अपने पास बुला लिया, मतलब बीजेपी को अब ये वोट जाएगा। तो इनकी हार की एक वजह ये भी थी, और आने वाले दिनों में रुपेश मात्रे को इसका एहसास होगा कि मैंने इनसे हाथ मिलाकर गलत किया है। ठीक है, तो इसमें एक चीज ये बोलना चाहता हूँ कि आज जो रईस शेख जो खड़े थे वो महाविकास आघाड़ी में, अच्छा महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार थे। महाविकास आघाड़ी में तुम्हारा राष्ट्रवादी भी आया, कांग्रेस भी आया, सपा भी आया, और भी जो छोटे पक्ष है वो भी आए, जैसे कि वो रिपब्लिक ऐक्यवादी भी आया। तो ये सब मिल के वो वहां पे। और दूसरी बात, संतोष अण्णा शेट्टी के पास पक्ष थे शिवसेना शिंदे गठ, और दूसरा बीजेपी, और तीसरा जो है रिपब्लिकन आठवले गठ। अब ये जो पक्ष है उनके वोटर्स जो है ना, वो रईस शेख को अच्छे मिले हैं। पिछला अगर हिसाब अपन देखा जाए तो पिछले वोट जो है 3 जगह पे बटे हुए थे, और ये टाइम में 1-to-1 हुआ। और मसला ये हुआ कि ये 3-4 पक्ष आघाड़ी के एक साइड में और ये 3 पक्ष एक साइड में। तो जो वोटर्स है, जो शिंदे के वोटर्स है, वो कहाँ है वो ढूंढना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, ठीक है आप ये ठीक है, आप महाआघाड़ी की बात करें तो महाआघाड़ी का कैंडिडेट यहाँ भी था, जिसे रईस शेख को महाआघाड़ी ने वहां पर मिलकर जिताया, तो उसी महाआघाड़ी ने इस वेस्ट में क्यों नहीं जिताया? बाकी जिताने की तो बात दूर है, उन्हें एकदम चौथे नंबर पर पहुंचाते हैं। बात यह है कि महाआघाड़ी का पश्चिम में उम्मीदवार ही नहीं था। महाआघाड़ी का उम्मीदवार करके यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ दोस्ती में लड़ने की ऐसी बात हो गई, मैत्रीपूर्ण लड़ाई। उसमें ऐसा हुआ कि दयानंद चोरगे जो थे वो दोस्ती में लड़े, क्योंकि जब दयानंद चोरगे अगर महाविकास आघाड़ी के थे तो रियाज भाई कैसे क्या खड़े रहे? समाजवादी से वो कैसे गया? समाजवादी भी हिस्सा था। रियाज आदमी को हम कह सकते हैं कि वो दोस्ती में खड़े,
लेकिन ये तो पार्टी लेवल पे है। ये पार्टी हम तो वो भी पार्टी लेवल पे है। रियाज आजमी को जो है साइकिल, इनका ऑफिशियली ऐलान हुआ था दयानंद चौरगे साहब का कि ये महाअघाड़ी के विकास के जो है मेंबर है, लेकिन रियाज अहमद का कहीं नहीं कहीं कभी ऐलान नहीं हुआ, वो दोस्ती में खड़े। उसके पहले ऐलान हुआ, इनका ऐलान होने के पहला ही रियाज रईस शेख और रियाज आजमी इन दोनों का ऐलान हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि आज जो दयानंद चौरगे को नुकसान पहुंचा है वो रियाज अहमद आजमी की वजह से पहुंचा हो सकता है ऐसा। आज रियाज अहमद आदमी की जो सेकंड पोजीशन पे आने का मकसद मतलब क्या हो सकता, कैसे आ गए वो सेकंड पे, कैसे आ गए, जबकि बहुत बोल पा रहा था टीवी का, टीवी हर जगह टीवी छा रहा था, तो ये सेकंड पे कैसे आ गए? इसका कारण है महाविकास आघाड़ी का एक उम्मीदवार नहीं आया, इसलिए वोट काटे गए। हर जगह से वोट काटे गए, हर आदमी अपना अपना वोट देख रहा था। जहाँ की जैसे कि विलास पाटिल साहब जो है उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस से टिकट मांगा था, तो वो अपना वोट जो थे वो उन्होंने क्लियर किया। उनकी भी मेहनत थी कि उन्होंने भी आमदार की तैयारी की थी, तो उनके वोट उनके पास थे, दयानंद के वोट दयानंद के पास थे। और इसके जो है रियाज आजमी के रियाज भाई के पास। भिवंडी में लाड़की बहन ने महेश चौगले को कितना फायदा पहुंचाया होगा? लाड़की बहन जो है ना, अगर देखा जाए तो मैं ये बोलूंगा कि लाड़की बहन शासन का प्रोग्राम था, और शासन का प्रोग्राम ये था, इसलिए इनका फायदा हो गया है। महायुति के उम्मीदवार को इनका फायदा मिला हुआ है। अब बटेंगे या कटेंगे, इस मुद्दे ने संतोष शेट्टी को कितना नुकसान पहुंचा? बटेंगे कटेंगे, देखो सुल्तान, एक दिन सीधी सी बात बताता हूँ कि ये हमारा जो भिवंडी शहर है, इसकी कौमी एकता यानी हिंदू मुस्लिम की जो एकता है ना, बहुत पुरानी है। जब निजामपुर ग्राम पंचायत था, भिवंडी ग्राम पंचायत था, जब दोनों को एक किया गया, उस वक्त हिंदू मुस्लिम की जो एकता बनी थी उसको तोड़ने का काम विलास पाटिल ने किया था। उसमें मुझे 3 दिन की जेल हुई थी, वो पद्धत टूट रही थी, इसलिए मैंने विरोध किया था, तो मुझे 3 दिन की जेल भी हुई थी। तो भिवंडी शहर के जो लोग हैं, ठीक है, कुछ दाग है हमारे ऊपर, 70 का दाग है हमारे पर, 84 का दाग है हमारे ऊपर, 5 जुलाई का भी दाग है, मगर ये कौन लोग हैं जो भिवंडी शहर की एकता को खत्म करते? ठीक है, ये एक मुद्दा अलग है, मगर भिवंडी की जो एकता है, आज हम, ये मेरे दोस्त हैं कुमार साहब, पंडित कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, तुम मुसलमान हो, तो ये एकता हमारी बनी हुई है, इसको बनाए रखना भी जरूरी है। मगर अब वो कहे अलग अलग नारे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, ये सारी बहुत सारी बातें हैं। कहीं ना कहीं लाड़की बहन योजना का फायदा एक संतोष शेट्टी को मिला है, मगर उतना नहीं मिला कि वो जीत सके। और दूसरा ये कटेंगे बटेंगे का भी जो मामला है, इसमें भी कहीं ना कहीं आज बीजेपी एक नंबर पर महाराष्ट्र में आई है, तो इसकी कुछ तो वजह है। हालांकि लाड़की बहन का जो मुख्यमंत्री की जो बहनें हैं, शासन की योजना है, तो आज महंगाई कहाँ पहुंच गई? आप तेल का वो 14 लीटर का डब्बा लेने जाइए, वही मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ से दे रहे हैं और यहाँ से घसीट रहे हैं। 2100 रुपया हो गया, 700 रुपया तेल के वो जो पतरे वाला डब्बा आता है उसमें बढ़ गया, 50 रुपये किलो बटाटा, 80 से 90 रुपए किलो कांदा, 400 रुपये किलो लहसुन। अभी हम दोनों ने मिलकर एक वीडियो बनाया था ना इसी पर, तो इधर ले रहे हैं 1500 रुपये दे रहे हैं, इधर 2500 रुपये वसूल ले रहे हैं। तो लाड़की बहन योजना में ना मुख्यमंत्री की जो बहनें हैं उनके साथ चीटिंग हो रही है, ये बंद होना चाहिए, ताकि ये महंगाई, ये कैसे इधर दे रहे हैं उधर वसूल ले रहे हैं। इसी को तो कहते हैं ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ के और लेता है तो चमड़ी उधेड़ के, चमड़ी उधेड़ के ले रहे हैं। इनसे कितने इनकी बात से कितने मैं उनसे सहमत न हूँ। और हम जो है ना महासत्ता की तरफ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, यानी इतना जा रहे हैं कि हमने जो आज कुछ शस्त्र बनाए हुए हैं, हमारे यहाँ पे कंपनी जो बनी हुई है, जैसे कि ये भारत अपना शस्त्र अपने लिए बना के वो दुनिया में बेच रही है, यहाँ तक आ गया। सेकंड, जीडीपी जो है वो बढ़ गया, जो स्टैंडर्ड अपना जो है 4थे नंबर पे गया हुआ है। अगर हम दुनिया से अगर कंपटीशन करते हैं तो सवाल ये नहीं कि रेट जो बढ़ते जाएंगे,
आज डॉलर की कीमत क्या है, वैसे अपनी भी कीमत बढ़ रही है। और दूसरी बात, जो छोटे छोटे देश है उनमें भी अपने रुपीस की कीमत नहीं थी, तो आज वो रुपीस अपने से कम हो गए। इसका जो है ना, हाँ, हमारे देश में जितने राज्य हैं उसमें सबसे एक नंबर पर महाराष्ट्र। पूरे देश में किसानों की आत्महत्या का जो मामला है ये महाराष्ट्र भोग रहा है, आपको ही पता है। महाराष्ट्र का कारोबार ये बीजेपी वाले गुजरात ले जा रहे हैं। पहले से ही लोग यहाँ आत्महत्या कर रहे हैं। आज जो लोग एक नंबर पर आए हैं वो, अब इसमें जो बढ़ोतरी होगी, अभी तो किसान ही आत्महत्या कर रहे हैं, फिर बाकी के लोग आत्महत्या करेंगे। तो बीजेपी का जो टारगेट है महाराष्ट्र को डाउन करने का और गुजरात को आगे ले जाने का, हम उसके विरोधक नहीं है कि गुजरात आगे जाए, मगर ये शहर, ये राज्य हमें रोटी देता है, इसलिए इसकी बात करनी होगी और सोचना होगा। पंडित साहब ये बताइए कि चलिए ये तो राज्य की बात है, लेकिन हम अपने शहर की बात करते हैं कि अब महेश चोगले साहब ने ही ट्रिक मार लिया। लोगों का ये कहना है कि अब कोई मंत्री पद जो है भिवंडी में आएगा और भिवंडी का और डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, इस पर हम एक बात है, भिवंडी में 2 मंत्री होंगे। एक तो ग्रामीण में शांताराम मोरे है, उनको आदिवासी मंत्री भी मिल सकता है। दूसरे हमारे जो है महेश चोगले है, उनको भी मंत्री पद मिलना चाहिए। एक बात है, कोई भी डेवलपमेंट जो है वो प्लान के अनुसार होना चाहिए। जो महानगर पालिका में प्लान है, गए 40 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, मेरे सामने 2-3 मरतबा मेरा विकास आराखड़ा सामने आया, मगर विकास आराखड़ा खाली शो के लिए बनाया जाता है और नई इमारत जो बनती है, न्यू बिल्डिंग, उसमें पैसा खाने के लिए ये लोग उपयोग करते हैं, नगर पालिका के लोग। मेन डेवलपमेंट का जो रास्ता है वो कई जगह पे रास्ते बने ही हुए नहीं है। आज तक बहुत सारी बातें बनी ही नहीं है, खाली वहां पे शो किया जाता है, ये इसके लिए रिजर्व है, ये इसके लिए रिजर्व है, मगर पेपर वर्क हो जाता है। तो मेन माने जो प्लान बनाया हुआ है वो प्लान के अनुसार डेवलपमेंट होना चाहिए। और डेवलपमेंट का जो अवधि है वो 20 साल का होता है। तो 20 साल की अवधि में अगर पालिका में अगर कोई आदमी नहीं करता है तो वो प्रतिनिधि वहां पे चुन के नहीं जाना चाहिए। आप इससे कितने सहमत है कि जयशेख ने जो ईस्ट में काम किया है, वेस्ट में भी महेश चोगले को वैसे ही काम करना चाहिए या उससे बढ़ चढ़कर काम करना चाहिए? बात ऐसा है कि काम तो दोनों ने ही करना चाहिए। एक तो आप जो बोल रहे हैं बढ़ चढ़ के काम, तो दोनों के बढ़ चढ़ के काम है वैसे देखा जाए तो। और बात उसमें ऐसी है कि अपने को शहर को अलग कुछ दिखना चाहिए, जो आज भी दिख नहीं रहा है। कुछ प्लान ऐसे होने चाहिए जिसे कि आज 100 गाड़ियां अपने लिए सिटी बस दिया हुआ है, अब 100 सिटी बस कहाँ चलाएंगे? चलती नहीं। इससे पहले भी आप खुद जानते होंगे कि कई एक बस स्टॉप लगे, लोगों ने कहा कि सिटी बस चलेगी, लेकिन आज तक वो बस स्टॉप सड़क खत्म हो गए, लेकिन बस तो कभी कहीं से कहीं नहीं जा। अब मेट्रो का मामला आया तो मेट्रो को भी अहंगा डाला जा रहा है वहां पे, तो मेट्रो का क्या सिस्टम होना चाहिए? मेट्रो जो है ना, मेन जो प्लान जो था उसमें इन लोगों ने, यहाँ के लोक प्रतिनिधि बोलो या यहाँ के पॉलिटिकल लोगों ने बोलो, अगर बाला साहब ठाकरे ब्रिज जो है वो अगर नहीं बनता तो अपनी रेल बराबर आगे जाती थी। क्योंकि आज अगर अपन जाएंगे नारपोली की तरफ, नारपोली में अपन अंजूर फाटा तक जाते हैं तो अपने को जो वहां के खंबे का कोई तकलीफ नहीं होती है, बहुत अच्छी जगह छुटी हुई है। वैसे कल्याण रोड पे अगर खाली खंबे होते तो बहुत अच्छा रोड बनता। तो आपके हिसाब से अब मेट्रो किस सिमत में जाना चाहिए? धामन का ये वंजापड़ी नाके से होकर जाना चाहिए या वही कल्याण रोड से जाना चाहिए, या धामन का नाके पे जो स्टॉप बनाया है वही लास्ट हो जाना चाहिए? एक बात ये है कि ये गाड़ी जो है मेट्रो, ये कल्याण रोड से ये कल्याण राजीव गांधी चौक से होके कल्याण जाना चाहिए, ना कि वंजारपाटी से जाना चाहिए। वंजारपाटी से जाने से एक है कि लोगों को जो है फालतू में खर्चा होएगा और टाइम भी वेस्ट होएगा। मेट्रो काय के लिए बनाई गई है? एक तो टाइम बचाओ, थोड़ा फार खर्चा जो है वो जाता है मगर टाइम बचता है और आदमी को जो है सुविधा प्राप्त होती है। सेकंड चीज ये है, वंजारपाटी जाना जरूरी है, मगर कब पहला ये शुरू करो, बाद में उसको सेकंड फेस में वो बढ़ा जाए, वांधा नहीं। मगर बढ़ाने के लिए तुमको चांस आगे है
मगर अब तो ये होने दो, अब हमको कल्याण जाने का है, तो मैं वंजारपट्टी क्यों जाऊं? मुझे एक तो बात बताइए, मुझे कल्याण जाने का है, मैं वंजारपट्टी तो मेट्रो में बैठेगा ही नहीं। बिल्कुल। जब नहीं बैठेगा तो सामने वाले को परवड़ेगा क्या बनाने में? इसलिए एक्चुअली जो है ना, वो ब्रिज नहीं बनता तो इतने में बन जाती। अच्छा, ब्रिज बनने के बाद में मैंने आयुक्त तो मसेल साहब थे अपने यहाँ पे जी, उनको भी मैंने पूछा तो वो बोले कि दूसरा ब्रिज के ऊपर से एक ब्रिज डाल के जैसे वहां पे बनाया हुआ है नागपुर में, तो उस प्रकार से बन सकती है। यहाँ पे ऐसा MMRDA ने प्लान दिया, वो भी बनाने को तैयार नहीं है। तो भिवंडी में जो है लोगों ने डेवलपमेंट प्लान को है ना कोऑपरेट करना चाहिए। हाँ, उसका जो ये है अपना हिस्सा वो लेकर करना चाहिए। और मेरा तो अब मैं अभी आपको जो है एक बड़ी बात बोलने वाला हूँ। एक्चुअली वो मेरे पत्रकारिता में मैं उठाने वाला था, मगर चलो आप मेरे दोस्त है, बहुत पुराने दोस्त है, मैं एक मुकम्मल बातचीत एक बता देता हूँ आपको। आज के डेट में समृद्धि महामार्ग हुआ, ये तुम्हारी बुलेट ट्रेन हुई, दुनिया भर के प्रोग्राम जो है सेंट्रल के और स्टेट के बने रहे हैं। उनमें जो रेट है, जो रेट रखे हुए हैं गवर्नमेंट के उसके 5 गुना ज्यादा दे रहे हैं ना। हमें क्यों नहीं दे रहे? हमारा घर जा रहा है ना, हमको क्या मिल रहा है? तो हमें भी 5 गुना दे दो। लोगों के घर उजड़ रहे हैं, लोगों के बाप दादा की जमीन है, बाप दादा के घर है, बाप दादा के बिल्डिंग है, तो उनमें हमने नगर पालिका को टैक्स दिया आज तक, जिससे वो आज बरकरार रही है। टैक्स से वो पगार लेते हैं हमारे टैक्स से। तो हमें जो है हमारे भिवंडी वालों को, जो रोड पे तुम रोड वाइडिंग कर रहे हो, जो रोड पे तुम बड़ा रोड कर रहे हो, हाँ, उनको जो है 5 गुना पैसा दे दो। नहीं, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन ये होता ये है पंडित साहब कि जो रोड वाइंडिंग में जो मकान जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, उनके कागजात ही क्लियर नहीं है, क्योंकि वो कब्जे की जगह है, तो उनको कैसे किया जाता है? कब्जे की जगह जो होती है ना, वो अलग बात है। कब्जा जो होता है वो गवर्नमेंट के इस पे होता है, गवर्नमेंट की जगह पे होता है। बिल्कुल। अब कब्जा होने के बाद में तुमको महानगर पालिका से बिना परवाना बांधकाम का रिसीट तो मिलता है, तो तुम तो वैसे भी ऑथराइज हो गए ना जगह के। तो इसको तो महानगर पालिका इनकार करती है, इनको नकारती है, तो उसके लिए रास्ता गवर्नमेंट ने निकालना चाहिए। ऐसे बहुत सारे रास्ते गवर्नमेंट ने निकाले। जैसे कि मैं यही बोलता हूँ कि ये शिंदे और युति सरकार के टाइम में करीबन बहुत सारे इन्होंने निर्णय लिए, मेरे ख्याल से सैकड़ों निर्णय लिए, ऐसे मेरे सुनने में भी आया और लोग लीडर लोग कह भी रहे हैं। जहाँ पे एक बात बताऊं आपको, एक रिजर्वेशन के लिए स्कूल के लिए जगह रखी है, तो स्कूल के लिए जगह रखी है, उसमें कुछ अनाधिकृत बांधकाम हो गया है। अनाधिकृत बांधकाम हो गया तो उसको क्या कर रहे हैं अभी कि वो तोड़ के स्कूल के लिए भी जगह रखो और तुम्हारी जगह है वो भी तुम बरकरार रखो। तो ये कानून निकला है। अभी भिवंडी में पार्किंग की जो जगह थी वहां पे बिल्डिंग बनी और पार्किंग के लिए तुम्हें बेसमेंट दिया हुआ है। तो जब हमें ये हुआ है, तो जब कब्जा किया हो या कुछ भी, तो उसके लिए तो तुम दे सकते हो, उसके लिए मुआवजा दे सकते हो। मुआवजा देना ही जरूरी है। और मुआवजा बम्बई में भी मालिक लोगों को दिया है, गवर्नमेंट के लोगों के लिए कुछ ऐसा रास्ता निकाले ताकि ये शहर है ना बहुत अच्छा बने। अब ये तो हाउस में ये लोग फैसला करेंगे और इसका रास्ता निकालेंगे कि हाँ उनको मुआवजा मिलना चाहिए ना मिलना चाहिए। फखर आलम साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि बीच में रईस शेख साहब जितने 2.5 साल के बाद भी उन्होंने काम करना शुरू किया, इसमें बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे वाकयात पेश आए जिससे उनको लोगों की हमदर्दियां भी उनकी तरफ जाती रही। जैसे कि एक इस्तीफा देने वाली बात, 22 बार स्कूल की ओपनिंग ना होती है, तो एक तरीके से बड़ा एक तबका जो है उनकी हमदर्दी में जुड़ गया था। क्या वो हमदर्दियां आज के इस जीत की कहीं ना कहीं मुदाखलत करते हैं? हाँ, क्योंकि भिवंडी पूरब के जो लोग हैं इतना डेवलपमेंट उन्होंने देखा नहीं था। देखो, रईस भाई को कई तरह से प्रॉफिट है। एक तो रईस भाई महाराष्ट्र मुस्लिम है, इसलिए महाराष्ट्र मुस्लिम महाराष्ट्र हिंदू वो दोनों को चाहते हैं।
कि ये अपना आदमी है। एक, रईस भाई का काम लोगों ने देखा नहीं था, ये हो गया। दो, और फिर समाजवादी के बैनर तले जो लोग आते हैं उनका, रईस भाई की बातचीत, रईस भाई का अपने काम को लोगों को बताना, ये इस दौर में ये लोगों को बताना कि ये मैंने किया है। तो रईस भाई ने ये सारे हथकंडे अपनाए। और रईस भाई की जो टीम है ना, अगर मुंबई वाले उनके साथ नहीं होते तो उनकी पहली जीत नहीं होती, दूसरी तो बहुत दूर है। भिवंडी के जो समाजवादी के लोग हैं, ये जो वोट मिला है इनको समाजवादी के नाम पर नहीं है, रईस शेख के नाम पर ये वोट इनको गिरा है। क्योंकि समाजवादी ने भिवंडी का जितना नुकसान किया है, वो एक फकरे कौम कायदे मिल्लत अबू आसिम आदमी साहब हैं, उन्होंने इस शहर को, मैं एकदम चैलेंज के साथ कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ लूटा है। मतलब यहाँ से पैसा ले गया, भिवंडी शहर को कुछ नहीं दिया उन्होंने। और एक स्कूल बनाया, वो अपनी बेटी के हवाले किया, उसका वो तो प्राइवेट ही स्कूल है, प्राइवेट नहीं, फॉरेस्ट की जगह पर है। और वहाँ एक गरीब आदमी का बच्चा पढ़ नहीं सकता। यही उपलब्धि है अबू आसिम आदमी की भिवंडी में, और मैंने कुछ नहीं देखा। इसीलिए समाजवादी यहाँ से डूब गई। इनके सारे नगर सेवक एक एक करके भागते रहे, और विलास पाटिल का इसमें बड़ा हाथ था। समाजवादी पार्टी को जिंदा करने के लिए आसिम भाई ने रईस शेख को यहाँ भेज दिया कि अगर तू बच गया तो तेरा नसीब, और ये बच गए। अब जब ये बच गए, कामयाब हो गए, तो अब आसिम भाई परेशान हाल कि अब क्या करें। भिवंडी में समाजवादी का नाम ना के बराबर है, ओनली वन रईस का नाम, और ये बहुत दिन तक याद किया जाएगा। ठीक है। अब ये बताइए कि मुझे कि संतोष शर्मा शेट्टी साहब जो हैट्रिक कर चुके हैं हारने में, किंग मेकर हो सकते हैं लेकिन खुद किंग नहीं बन पा रहे, इसके बाद भी उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं? देखो, संतोष अन्ना ही नहीं है, और लोग भी शहर में मौजूद है। शोएब गुड्डू, देखो ये बात हंसने की, शोएब गुड्डू जिसके साथ रहेंगे वो जीत जाएगा। हाँ, वो खुद नहीं जीतेंगे, किंग मेकर। हाँ, संतोष शेट्टी के साथ भी यही हो रहा है, ये खुद नहीं जीत रहे हैं, मगर जिसके साथ खड़े हो रहे हैं वो कामयाब हो जा रहा है। तो हर आदमी के नसीब में तो जरूरी नहीं कि हर चीज मिल जाए। और भिवंडी की जो हालत है ना, मुंबई से हम लोग कुछ 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर ही है, चमकना चाहिए। इस शहर की जो कहानी है कपड़ों की, हमारे देश में जितना कपड़ा तैयार होता है, करीब 30 से 31% कपड़ा यहाँ से तैयार होकर पूरे देश पे जाता था, मगर आज वो उद्योग खत्म हो गया, बिजली महंगी हुई इसलिए। एक हमारे पास यहाँ ऐसी कोई प्लानिंग नहीं होती। बिजली से मुझे याद आया कि पिछले जब इलेक्शन हुआ था, जब फर्स्ट टाइम रईस शेख साहब यहाँ पर जीत कर आए थे विन, तो उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से ये कहा था कि मैं टोरेंट से पूरा हिसाब लूंगा। तो वो हिसाब कौन सा था आज तक मैं जान नहीं पाया हूँ। अगर आप कुछ समझते हैं इसके बारे में बताइए। देखिए, महंगी बिजली, जितनी बार इस शहर में नेता मोर्चा निकालेंगे बिजली कंपनी के खिलाफ, उतनी बार भिवंडी वालों को बिजली महंगी पड़ेगी। क्योंकि राजनीति में फंडिंग का जो तरीका रात के अंधेरे में होता है, ये पूरे देश को पता है, देश के मतदाताओं को पता है, देश की जनता को पता है। सारे लोग सारी हरकतें कर चुके, मगर टोरेंट को भगा नहीं पाए, खुद ही भाग गए। तो ये जो मसला है, रईस भाई ने, जैसा आपने सवाल किया, रईस भाई को सब कुछ समझता है, उन्होंने वादा भी किया था, मगर मुझे नहीं लगता कि इस शहर में ऐसा कोई नेता मौजूद है या जन्मेगा, मतलब जन्म लेगा, जो टोरेंट को भगा सके। क्योंकि टोरेंट के पास पैसा है, जो टोरेंट को दौड़ाता है रात के अंधेरे में कहीं ना कहीं वो चाय पीता है। तो यही रईस शेख के साथ भी हुआ है, और रईस शेख इसको झुटला नहीं सकते। अगर झुटला सकते हैं तो फिर टोरेंट का इलाज क्यों नहीं हुआ, ये सवाल है। अब एक आखिरी सवाल आप दोनों से, अब आखिरी सवाल आप दोनों से है। आने वाले अब तो आमदार के इलेक्शन भी हो गए, खासदार के इलेक्शन भी हो गए, बचे हैं महानगर पालिका के, कारपोरेशन के इलेक्शन के। ये जो आज के नतीजे निकले हैं, ये जो आज के निर्णय चले, उनका कहीं ना कहीं महानगर पालिका पे समाजवादी को या बीजेपी को फायदा पहुंचेगा? इसका जो आज तक का रिकॉर्ड ये है,
खासदार का असर विधानसभा पे नहीं होता है, विधानसभा का असर स्थानिक इलेक्शन में, कॉर्पोरेशन में नहीं होता है। ये दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं आता है। इसका कारण ये है कि जब कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होता है तो अपने घर के आदमी को देखा जाता है, वार्ड के आदमी को देखा जाता है, ये इसमें मसला होता है। अब विधानसभा में अपन देखें, रईस शेख जो है बाहर से भी आए तो भी लोगों ने उनका चुन के दिया। जो है ये इस इलेक्शन में वारिस पठान आए, उनको बाजू में किया। तो वैसा ये नहीं है। ये नगर पालिका का इलेक्शन जो है ये आपके टाइम में इनको संभाल के चलना पड़ेगा। कारण फिर से यहाँ पे महाविकास आघाड़ी और महायुति यही गणित चलने वाला है। आप क्या कहते हैं? देखो, मेरा मानना तो ऐसा है कि अभी जो ये बॉडी खत्म हुई उसमें करीब करीब ना 32 नगर सेवक उसमें सेविकाएं भी हैं, वो पढ़ी लिखी एक। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, महाराष्ट्र का एजुकेशन मिनिस्टर भी था, एजुकेशन मिनिस्टर पूरे। और तो ये जब तक, और खास बात कहता है हमारे यहाँ एक बड़ा चलन है कि कुछ आएगा तो वोट देंगे। इस चलन को खत्म करना जरूरी है भिवंडी शहर के विकास के लिए। नहीं तो फिर कुछ आ रहा है तो वो किस लायक है, उसको मराठी आती है कि नहीं, उसको उर्दू आती है कि नहीं, हिंदी आती है नहीं, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, उसको कुछ समझता ही नहीं बात है।